गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे हैलो एल्केन्स और हैलो रिंग्स से। एमटीजी के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने टोटल 34 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिया था। उससे आगे जो जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है और थोड़े टिपिकल है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो 34 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है हमारा 35th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो दिखने में रिएक्टेंट बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन रिएक्शन में कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको रिएक्टेंट बताता हूँ। 35th क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। बेंजीन दी हुई है, बेंजीन के साथ इस तरीके से ऐसे डबल बॉन्ड बनाई हुई है और इसमें HBr ऐड करना है। एरो के ऊपर कोई भी रिएजेंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मार्कोनिकम एडिशन है। अगर पेरोक्साइड लिखा होता तो एंटी मार्कोनिकम होती। तो ये मार्कोनिकम एडिशन है, दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको आसान बना लेते हैं। बेंजीन में फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। एक हाइड्रोजन में मैंने सब्स्टिट्यूशन की हुई है तो C6H5, तो ये है C6H5। अब इसका मतलब है कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है ये वाला, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे एक और कार्बन है, उसके पास दो हाइड्रोजन है। बस जो कंपाउंड आपको ये दिख रहा था वो एक्चुअल में ये है, और इसको थोड़ा और कंडेंस करके लिखूं तो ये कंपाउंड है, बस और कुछ नहीं। अब इस पे तो HBr ऐड कर सकते हो, इस पे कैसे HBr करेंगे ऐड? मार्कोनिकम रूल लगा के। मार्कोनिकम रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जाएगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के पास। अगर इसके पास ब्रोमीन जाएगा तो इसके पास हाइड्रोजन। देख लो प्रोडक्ट आ गया बेंजीन CHBr CH3, ये प्रोडक्ट है। समझ में आया होगा? मतलब आप पहचान कर लो मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल को टिपिकली रिप्रेजेंट करना तो आप उसका इसी वे बना लो। मैंने इसको ये बना लिया, रिएक्शन इसी होगी और कुछ नहीं। समझ में आ गया होगा? 35 का सेकंड पार्ट था ये। नेक्स्ट है हमारे पास 38, 39 और 40। तो 38 है हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो या मेटा आइसोमर से ज्यादा आता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ही ट्रेंड होता है। अगर कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आपको वैन डर वाल फोर्सेस के अलावा एक और नई चीज ऐड करनी पड़ती है, दैट इज पैकिंग। तो यहाँ पे उसने मेल्टिंग पॉइंट को स्पेशली पूछ लिया ना, तो यहाँ पे क्या रीजन आएगा? पैकिंग का रीजन आएगा, वो भी आप देख ही लोगे। कहता पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो या पैरा से ज्यादा आता है, सॉरी ऑर्थो या मेटा से ज्यादा आता है। अब आप क्या बोलोगे? पैरा आइसोमर में दोनों ग्रुप होते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट होने की वजह से ये मोर सिमेट्रिकल है, मिनिमम रिपल्शन वाला। मोर सिमेट्रिकल मिनिमम रिपल्शन, इसकी पैकिंग होगी क्लोज। इन दोनों के अंदर ग्रुप्स पास पास हैं और सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें पैकिंग जो होगी वो ओपन होगी। ओपन पैकिंग होने का मतलब है एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा, क्लोज पैकिंग होने का मतलब है एम्प्टी स्पेस कम होगा। फिर हमारे क्रिस्टल में जितना कम एम्प्टी स्पेस होता है पैकिंग उतनी अच्छी होती है। एक बार ये सुन लो, जब आप फर्स्ट चैप्टर कर लोगे फिर आपको ये बातें बतानी नहीं पड़ेगी, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, उसमें अपन यही करनी, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग पैरा वाला, तो बस आपने एक ही चीज बोलनी है, पैरा आइसोमर हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल नेचर, हेंस इट अकर्स विद क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्लोज पैकिंग होगी, ये मोर सिमेट्रिकल है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। फिर आ गया 39th क्वेश्चन। अल्काइल हैलाइड्स जो होती हैं वो पोलर हैं, लेकिन पोलर होने के बावजूद भी वो पानी में इनमिसिबल होती हैं, पानी में इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये बताया था मैंने, पानी में सॉल्युबल होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, सब्सटेंस पोलर भी होना चाहिए और उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड्स पोलर तो होते हैं, लेकिन इनमें जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है।
हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, कार्बन के साथ अटैच है तो ये पोलर तो है, लेकिन ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, दैट इज व्हाई ये पानी में इनसॉल्युबल होती है। 39th क्वेश्चन था ये। फिर आ गए हैं 40th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर भी आया था। Why dipole moment of chlorobenzene is lower than cyclohexyl chloride? दोनों में बच्चे कंफ्यूज ही बड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। दोनों कंपाउंड्स में जमीन आसमान का फर्क है। जो साइक्लोबेंजीन है वो एरोमेटिक है और जो हमारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है ये साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। ये एलिफेटिक चेन से बना हुआ है, दोनों के स्ट्रक्चर में। अब क्योंकि ना ये वाली गलती आप करते हो तो इसको ध्यान से देखना, ये मैंने बहुत बार देखा है। 40th क्वेश्चन है, एक है हमारे पास क्लोरोबेंजीन और दूसरा है हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मैं भी गलत है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? इसका मतलब ये है, तो ये है साइक्लोबेंजीन, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। उसने बोला जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम आता है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। क्या रीजन है? दो रीजन है। एक तो यहाँ पे कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है शॉर्ट, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है लॉन्ग। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसका डी की वैल्यू ज्यादा आएगी। डाइपोल मोमेंट आप डिफाइन कैसे करते हो? Q into D, यही होता है। तो सिंगल बॉन्ड में लेंथ लंबी होती है, सिंगल बॉन्ड में डी की वैल्यू ज्यादा आएगी। जिनमें डी की वैल्यू ज्यादा आएगी उनकी फिर म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी। एक रीजन तो आप ये दे सकते हो, पर मैं इसमें दो में से एक नंबर दूंगा। मुझे ये रीजन इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी बात एक्सप्लेन नहीं हुई। तो जो एक्चुअल रीजन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये वाला कार्बन है डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। ये वाला कार्बन है सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसमें है 33% s कैरेक्टर। उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, उसमें है 25% s कैरेक्टर। जिस एटम का s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है, जिससे लेंथ छोटी हो जाती है। ये एक्चुअल रीजन। जिसमें s कैरेक्टर कम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास नहीं रख पाता, जिससे उसकी लेंथ लंबी होती है। अब जिसकी लेंथ लंबी होगी वो वाला हमारा d की लार्ज वैल्यू शो करेगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा आएगा। जिसकी लेंथ छोटी होगी sp2 वालों की, उनके लिए d की वैल्यू स्मॉल आती है, फिर वो म्यू की वैल्यू भी स्मॉल शो करती है। तो ये हमारे पास हमारा रीजन है। समझ में आ गया होगा? sp2 के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड छोटी। sp3 के अंदर s कैरेक्टर कम है, इसलिए अट्रैक्शन भी कम होगी, बॉन्ड लंबी होगी। तो जिनकी बॉन्ड लंबी होती है वो ज्यादा पोलर होती हैं। ज्यादा पोलर का मतलब ज्यादा डाइपोल। ये हमारा 40th क्वेश्चन था। 40th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 43 से 48। अब अगर आप देखोगे ना पीडीएफ में, तो 43 से पहले उन्होंने पैराग्राफ दिए हुए। तो ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे फिर आपको पैराग्राफ में से आंसर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये केमिस्ट्री का पेपर है। तो पैराग्राफ देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने एक टॉपिक से रेफरेंस दे दिया, भी हम ये वाला टॉपिक आपको बता रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी सारी नॉलेज आपको पैराग्राफ में मिलेगी। 4-5 क्वेश्चन पूछे होंगे, हो सकता है एक आधा आपको पैराग्राफ में से मिल जाए, लेकिन चारों पांचों मिल जाएंगे ये कोई कंपलसरी। समझ रहे हो ना? तो कुल मिला के पैराग्राफ किसी काम का नहीं है, आपका कंसेप्ट ही काम आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है वही काम आएगा। पैराग्राफ में से कोई एक आधा आंसर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, ना मैं पढ़ूंगा, मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस पे जो अपना पैराग्राफ है ना, इस पे रिलेटेड है 43 से लेके 46 तक के क्वेश्चन, 43 से 46। तो ये चारों क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ।
47 48 भी बताऊंगा, लेकिन वो इस पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, वो अपने अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे एक नंबर के चल रहे थे वही वाले क्वेश्चन है। तो 43 क्वेश्चन है हमारा, प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। सीधे ही बोल रहे भाई SN1 मैकेनिज्म में क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, घुमा फिरा के बोला हुआ है। SN1 में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं। क्या अभी कुछ समझ में नहीं आया? ऑर्डर 1 तो होता है, लेकिन मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म में क्या था वो देखो। अपने पास अपना एल्काइल हैलाइड था, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। बस यहीं से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का आंसर मिल जाएगा। जब हेलो एल्केन था तब हाइब्रिडाइजेशन थी sp3। जब ये वाला बॉन्ड टूटा, स्टेप होता है स्लो, स्लो का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाइब्रिडाइजेशन sp3 से क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या बनती है, ट्रायंगल प्लेनर, वही बनाई है। अब आ गई यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए 2 चॉइसेस है। वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और वो बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है। आधे मॉलिक्यूल्स करते हैं फ्रंट अटैक, रिटेंशन होती है। आधे मॉलिक्यूल करते हैं बैक साइड अटैक, इन्वर्जन होती है। तो SN1 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आ गई, इन SN1 रिएक्शन, वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर में सिर्फ ये लिखना है। जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 वर्ड या 1 लाइन के होते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। पर मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं तो समझा रहा हूं, तो समझाने के लिए मैं ज्यादा बता रहा हूं। हमने ये देखा SN1 मैकेनिज्म में फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है, बैक साइड भी पॉसिबल है, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। Therefore, stereochemistry of SN1 mechanism is retention plus inversion, which makes racemic mixture. इसमें फिर कौन सा मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर बनने का मतलब ये है दोनों प्रोडक्ट हमारे इक्वल बन रहे हैं, क्योंकि अगर इक्वल बनेंगे तभी तो कैंसिल होंगे ना। अगर कैंसिल नहीं होंगे फिर डेक्स्ट्रो को कोई ना कोई आंसर तो आता है। लेकिन हमारा जो मिक्सचर है वो क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। इसका मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनती हैं SN1 मैकेनिज्म से, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 43 था ये। क्वेश्चन नंबर 44, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बाय व्हिच PPL इज रोटेटेड। और क्या था डिवाइस का नाम, पोलराइमीटर। Polarimeter is a device which is used to calculate angle rotated by the plane polarized light। ठीक है ना, तो ये याद रखना, पोलराइमीटर नाम होता है। ये बताया था मैंने जब मैं करवा रहा था ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर आप स्कोर नहीं करे थे तो आपने सुना होगा पोलराइमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान से 45, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट when 2-bromopentane reacts with alcoholic KOH। alcoholic KOH है, नशे में है। नशे में KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। तो यहाँ पे गलती हो सकती थी। एक्वस KOH होती है सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH की होती है एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। किसके अकॉर्डिंग, सेड्जर रूल के अकॉर्डिंग। एलिमिनेशन वहां से करवाएंगे जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। अगर आपको ये सब बातें याद है तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। 2-ब्रोमोपेंटेन, ये है 5 कार्बन, 2 पे ब्रोमो, बाकी जगह पे हाइड्रोजन। इसमें अल्कोहलिक KOH, तो इस कार्बन से ब्रोमीन। अब ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, सेड्जर रूल के अकॉर्डिंग इसमें से, क्योंकि इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2, लेसर वाले से एलिमिनेशन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पेंट 2E।
ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। 45th क्वेश्चन था ये। 46th क्वेश्चन नहीं करना। आइडोफॉर्म का यूज पूछा हुआ है, ये वाले टॉपिक हमारे कट हो चुके हैं। लास्ट वाले जो मैंने बताया था आपको, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, तो ये पिछले साल का है ना, इसलिए तो आइडोफॉर्म वाला यूज नहीं करना। वैसे कर सकते हो, एंटीसेप्टिक तरह यूज होता है, खत्म हो गया। इसका आंसर पैराग्राफ में दिया हुआ है, चेक कर लेना। यूज वाला जो है ना, उसका आंसर पैराग्राफ में दिया हुआ है, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ 47th क्वेश्चन पे। 47th क्वेश्चन में बोला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद एनिसोल एंड HI। जब आप एनिसोल को HI से रिएक्ट करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर एनिसोल क्या होता है? एनिसोल वैसे मैं आपको अगले चैप्टर में बताने वाला था, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये हमारा एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर, बेंजीन वाला ईथर। तो बेंजीन होगी, उसके ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा होता है, इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। स्कूल में सारे इसको मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। घर वाला नाम है इसका एनिसोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? HI से करवानी है। अब सर ऐसी रिएक्शन तो आपने करवाई नहीं, ऐसी रिएक्शन तो मैंने करवाई नहीं। मैंने ऐसी तो नहीं करवाई, पर मैंने ऐसी करवाई थी। ये वाली। तो आपने क्या करना है, एल्कोक्साइड आयन, मैंने एल्कोक्साइड आयन लिखा था RONA, एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन करवानी है। कैसे करवाओगे रिएक्शन? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पता लग गया। ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है नेगेटिव, कार्बन वाला पार्ट होता है पॉजिटिव। इसमें फिर आप बता ही सकते हो, H पॉजिटिव और I नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो। O नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव, फिनॉल बन गया। CH3 पॉजिटिव के साथ I नेगेटिव, आइडोमीथेन बन गया। ये रिएक्शन मैंने जनरल रिएक्शन करवाई थी। नेम रिएक्शन है, मुझे इसलिए याद है। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? विलियमसन सिंथेसिस। अभी नहीं याद है, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में दोबारा आ जाइए। मैंने बोला ना अगले चैप्टर में ईथर पढ़नी है, तो ईथर की प्रिपरेशन में आ सकती है रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास हमारा 47th क्वेश्चन। फिर आ गए हैं हम 48th क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो कंपाउंड दिया उसने, कहता कि बताओ दोनों में से SN1 रिएक्शन फास्टर कौन शो करेगा। तो दोनों कंपाउंड बना रहा हूं, क्रिश बताएगा। क्रिश कह रहा है मुझसे पूछना। तो ध्यान से देखो क्रिश, दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन जल्दी शो करेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जल्दी शो वही करते हैं जो स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटाइन। बहुत बढ़िया। दोनों में से कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल होगा? राइट वाले का। बिल्कुल सही आंसर है। ये SN1 रिएक्शन फास्टर शो करेगा। अब आंसर कृष्ण दे दिया, एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं। यहां पे आपको करना क्या है देखो। अच्छा मुझे लग रहा थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तुमने देख के दिया आंसर? दादू निकाल रहे, मास्क में पड़ा लग रहा है। पक्की बात है ना? मैंने शाबाशी दिया, बता दियो कि ऐसे विद्यार्थी मेरा शाबाशी दी बिना देखे दी है। चलो अच्छी बात है, कृष्ण बिना देखे दी है। तो यहाँ पे मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। रीजन देखो, हमारे पास ये दो कंपाउंड है। SN1 मैकेनिज्म में हमें क्या करना होता है? SN1 मैकेनिज्म में हमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो हमें पहले कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़नी है। इसमें जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल रेडिकल, सॉरी साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटाइन। इसमें जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? रेजोनेंस से आएगी। इन दोनों में से रेजोनेंस कौन शो करेगा? बेंजीन वाला कंपाउंड, वहां पे कंजुगेशन है। तो वैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पेपर में आंसर लिख के आना है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी मैं दिखा देता हूं।
किसी को समझ में नहीं आएगी, पहली बता रहा हूँ, तो फोटो खींच लेना, पहली बार देखने में कभी समझ नहीं आता, ये जब खुद बनाओगे तभी आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसे स्टेबल है, मैं आपको ये बताना। ये रही बेंजीन, ये रहा CH2। ये CH2 बना कैसे, हेलोजन वाली बॉन्ड तोड़ के। हेलोजन वाली बॉन्ड की तोड़ी, SN1 मैकेनिज्म शो कर रही है, वहां पे पहले बॉन्ड तोड़नी पड़ती है। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस की वजह से ये अपना पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ शेयर कर लेते हैं। फिर वो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि दुख बांटने से कम होते हैं, तो यहाँ पे इसने अपना लॉस बांट दिया बेंजीन के साथ, जिसकी वजह से इस पे दुख कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। गलत तो नहीं बना रहा स्ट्रक्चर, किसी को लग रहा हो गलत बना रहा हूं, मुझे लग रहा है मैंने गलत बनाया है, तुम्हें तो लगा नहीं। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी कि नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। जब आप ये दो प्रोसेस करते हो ना, तो उसमें 2 एरो यूज होती है। एक तो मैं नेगेटिव चार्ज की बॉन्ड दिखाता हूँ उसमें एरो, एक बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज बनाता हूँ उसमें एरो। तो हमारे माइंड में ना वही स्ट्रक्चर बैठी होती है। तो पहली बात, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर शो करने के लिए मुझे सिर्फ एक बॉन्ड पेयर को मूव करना है, बॉन्ड पेयर को मूव करना है, एक बॉन्ड पेयर को, उसके लिए एक एरो सफिशिएंट है। तो ये स्ट्रक्चर सही है, मैं खुद के लिए गलत था, मुझे लगा मैंने गलत बनाया, पर नहीं, मैंने सही बनाया, ठीक है। तो इस रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, इस वजह से ये स्टेबल नहीं होता। इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये SN1 फास्ट शो करेगा और ये SN1 स्लो शो करेगा। यही आपका 48th क्वेश्चन था। 49 क्वेश्चन बताओ फटाफट, कौन बता रहे हैं, बी आएगा, अभी बताया था। रेसमाइजेशन का मतलब है रेसमी मिक्सचर, किसमें बनता है, SN1 पे, तो इसका आंसर SN1 है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलो 2020 में आया था, नंबर बन गया था 69 और लेते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 48 के बाद हमें करना है 52। मैंने जोर जोर में लिख तो लिया, पर बहुत सारे क्वेश्चन। चलो 52 क्वेश्चन। Presence of nitro group at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction। ये रिएक्शन याद है ना, करवाई थी मैंने, आपा ने हेलोबेंजीन की रिएक्शन करवाई थी NaOH के साथ। रिएक्शन हो रही थी 650 केल्विन पे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर मैंने बोला था जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप लगाते जाओगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला उसने, कहता जब आप NO2 को लगा देते हैं ऑर्थो या पैरा पे, तो ऐसा क्या हो जाता है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैं आपको करवा रहा था, मुझे याद है, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, और बाद में मैंने लेक्चर खत्म कर दिया, तो अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अपने पास क्या केस है, देखो मैं आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। ये अपने पास अपनी क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, यही होगा ना। अल्टीमेटली क्लोरीन हो जाएगा बाहर और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा ऊपर। ये मैंने रिएक्शन का थोड़ा सा बेस बता दिया आपको। अब यहाँ पे मेन बात ये है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे तभी अटैक करेगा जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसके पास तो हैं इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3-3 डबल बॉन्ड है, वो रेजोनेंस की वजह से पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मुझे जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। जब तक इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला, तेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन है,
इसने भी हवा में आके बोल दिया, कहता हाँ मेरे पास फालतू है। तो अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाम से पता लग रहा है, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसने किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करनी है, बेंजीन से। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब बेंजीन को रोना गया, कहता मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कोई नेगेटिव चार्ज वाला मुझ पे अटैक कर दो, उससे मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आप खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले अटैक करना आसान था, पहले इस कंडीशन में, या इस कंडीशन में आसान है। इस कंडीशन में जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बेंजीन हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे, चाहे पैरा पे लगाओ चाहे ऑर्थो पे लगाओ, दोनों की। समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ पूछना तो बताओ। ये वाला रिपीट कर दो। मैंने ना क्या किया, हेलोबेंजीन ले लिया, हेलोबेंजीन की मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तभी होती है जब नेगेटिव चार्ज डोनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज कौन एक्सेप्ट करेगा, जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन जब आप इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसने इस कार्बन से किए, ये वाला कार्बन इन दोनों कार्बन से करेगा, ये वाले कार्बन इसके, सॉरी इन दोनों कार्बन से करेंगे, और ये वाले कार्बन फिर इससे करेंगे। अल्टीमेटली ग्रुप लगाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो रिएक्शन आसान हो गई। पहले ऐसा कोई केस नहीं था, सबके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो पहले अटैक करना पॉसिबल था। तो NO2 लगाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, अटैक करना इजी हो गया। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा लॉस आएगा, और जितना ज्यादा लॉस आएगा उतना जल्दी अटैक होगा। ये रीजन सर, दोनों ऑर्थो पे और लगा देता हूं। दोनों ऑर्थो पे लगाया तो था, तो फिर रिएक्शन सुनो तो सही। जब आप दोनों ऑर्थो पे लगाओगे तो मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल डालना ही नहीं पड़ता, पानी डालो रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। मैंने तो एक ही लगाया था, उससे रिएक्शन आसान हो गई, तो 2-3 लगाने से तो बहुत ज्यादा आसान हो गई। ये कंसेप्ट आगे समझ में। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 53, 54 और 60। तो 53, out of 2 bromopentane, 2 bromo 2 methyl butane, 1 bromopentane, which compound is mostly reactive towards elimination reaction? 3 कंपाउंड बता दिए, हमें ये शो करना है कि तीनों में से एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा फास्ट करेगा। एक कंपाउंड है 2 ब्रोमोपेंटेन, दूसरा कंपाउंड है 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब वो लास्ट है ना, सेकंड वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरे वाला है 1 ब्रोमोपेंटेन। तो देखो, नाम पता होने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तीनों का स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको कंसेप्ट बताऊंगा कैसे पता लगेगा। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये रहा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 बाई मिथाइल 2 बाई ब्रोमो, और तीसरा है 1 ब्रोमो। ये हमारे पास हमारे 3 कंपाउंड आ गए। हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया, वो आप देख लोगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिस कार्बन में जितने बॉन्ड रह गए उतने हाइड्रोजन लगा देंगे, बहुत जरूरी नहीं था। 3 कंपाउंड आ गए। अब एलिमिनेशन की जो रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? एलिमिनेशन की रिएक्शन डिपेंडेंट होती है कार्बन, जो हमारी कार्बन चेन है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स पे।
जो कार्बन चेन हमारी हाईली सब्स्टिट्यूटेड होती है, जिसपे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एलिमिनेशन के लिए. मोर सब्स्टिट्यूटेड इज द एल्केन, सॉरी हेलोएल्केन, मोर इज द रिएक्टिविटी. तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी होती है? टर्शरी होती है. उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. तो यहाँ पे देख लो टर्शरी वाला कौन सा है? सेकंड केस. ये वाला कार्बन जो है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, ये टर्शरी है. एक कार्बन चेन, दो कार्बन चेन, तीन कार्बन चेन. ये वाला जो कार्बन है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, ये सेकेंडरी है. ये वाला कार्बन जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, ये प्राइमरी है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन होता है? टर्शरी. उस पे तीन तीन कार्बन चेन होती है. एलिमिनेशन सबसे बढ़िया ये शो करेगा. समझ में आ गया आपके 53 क्वेश्चन का आंसर? सर हाँ जी सर, अगर ये टर्शरी है तो स्टेबल है सर, ये जाएगा नहीं, ये एलिमिनेशन करेगा.